नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साइमल्टेनियस कराए जाएं, यानी साथ साथ कराए जाएं। अभी क्या व्यवस्था है, तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें से कुछ राज्यों के भी चुनाव हो जा रहे हैं, फिर राज्यों के अलग से चुनाव हो रहे हैं। लगातार भारत में चुनाव कहीं न कहीं चल ही रहा है। तो ये विचार आया है कि एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। तो ये पूरा मुद्दा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा मामला, और इसके मेरिट क्या है और इसकी डीमेरिट क्या है, सब पर बड़े विस्तार से इस लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं आपको जो है कुछ बताना चाहूंगा। तो हमारे YouTube चैनल डिकोड एग्जाम पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसकी PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जो है @डिकोड एग्जाम लिख करके सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो PDF और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है इस पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसे आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको जो है ये बताऊं कि ये जो पूरा मुद्दा हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसका सोर्स क्या है। तो हमने जो है लिया है SY कुरैशी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे भारत के, उनका एक आर्टिकल जो द हिंदू में छपा था, एन आइडिया हुज टाइम में नॉट हैव कम, उससे, और जो है देश देशांतर एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन राज्यसभा टीवी पर जो इस विषय में चर्चा हुई है, ये दो हमारे सोर्स हैं। इन्हीं सोर्सेस को लेकर के हमने इस लेक्चर को बनाया है, ठीक है। तो ये बात बहुत ईमानदारी वाली हो गई ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे अपने विषय पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक देश एक चुनाव मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जून 2019 को एक सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई गई थी, जिसके बाद देश में जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों, इस मुद्दे पर चर्चा बहुत तेज हो गई है, ठीक है। और अब इस बैठक के बाद जो है ये भी कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जो इस पूरे मामले को देखेगी कि किस प्रकार से इस मामले में हम बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक देश एक चुनाव का मुद्दा क्या है, इसको समझ लीजिए। विचार ये दिया जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ करा लिए जाएं। अभी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 5 राज्यों के चुनाव कभी हो रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव कभी हो रहे हैं, 2 राज्यों के चुनाव कभी हो रहे हैं, लोकसभा का चुनाव कभी हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये न करके जो है एक साथ चुनाव कराया जाए, और इसके बहुत सारे फायदे बताए जा रहे हैं कि अगर एक बार में ही सारे चुनाव करा लिए जाएं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है, और उसके क्या क्या नुकसान होंगे, उन्हीं को हमें समझना है। तो एक देश एक चुनाव मुद्दे के समर्थक इसके पक्ष में निम्नलिखित सुझाव देते हैं। तो साइमल्टेनियस चुनाव हो, इसके जो समर्थक हैं या इसके समर्थन में जो बातें कही जा रही हैं वो क्या क्या हैं, उनको आप समझ लें। तो एक साथ लोकसभा
और विधानसभा के चुनाव पहले यानी 1952 से लेकर 67 तक भी होते रहे। तो सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि भैया ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, हम कोई नई चीज आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप लागू करिए, ये तो पहले भी चल रहा था। देश का जब पहला आम चुनाव हुआ 1951 से 52 के बीच, तो उसमें सभी राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव एक साथ करा लिए गए। 57 में चुनाव हुआ, फिर वही हुआ। उसके बाद 62 में चुनाव हुआ, फिर वही हुआ। 67 में ये स्थिति गड़बड़ हुई, कुछ सरकारें समय से पूर्व गिर गई, समर्थन नहीं जुटा पाई और समय से पहले। कार्यकाल कितना है विधानसभा और लोकसभा का? 5 वर्ष का, लेकिन ये 5 वर्ष चल नहीं पाई, समय से पहले ही कोलैप्स हो गई। तो ऐसे में जब उस समय से पहले कोलैप्स हो गई तो क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव हो गया, यहाँ से जो है पटरी पर जो गाड़ियाँ चल रही थी वो एक साथ, वो जो है गाड़ी अब एक साथ नहीं हो गई। कुछ राज्य में पहले चुनाव हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि 67 के लोकसभा के बाद 72 में चुनाव होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले ही लोकसभा के चुनाव करा लिए, तो 1971 में ही चुनाव हो गया। ठीक है, तो जिन शेष राज्य जो बचे थे जहां अच्छे से सरकार चल रही थी, उनका समय कब आया? 72 में, लेकिन लोकसभा का चुनाव हो गया 71 में। और इस समय से यानी 1971 से एकदम बेपटरी हो गई सारी रेलें। ठीक है, तो ये पूरा मामला फिर जैसा आप व्यवस्था आप देख रहे हैं कि यूपी समेत 5 राज्यों में कभी चुनाव हो रहे हैं, तो उड़ीसा में लोकसभा के साथ ही चुनाव हो रहे हैं, एमपी राजस्थान में अलग चुनाव हो रहे हैं, सारी बातें। ठीक है, तो ये एक साथ ही चल रहा था। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं बता दिया। तो ये भी एक पॉइंट दिया जाता है तर्क में कि ये कोई नई व्यवस्था तो कहीं नहीं जा रही, इसी को आप संचालित करिए। उसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ा विषय इसमें रखा जा रहा है, जो तर्क दिया जा रहा है, वो क्या है कि एक साथ तीनों स्तर, तो ये तीनों स्तरों पर जाना है। कौन कौन सा है? जो है लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका और पंचायत, ये 3 स्तर हैं चुनाव के। तो अभी तो लोकसभा विधानसभा की बात हो रही है, लेकिन आगे जाकर के जो है इनका कहना है कि पार्लियामेंट और असेंबली से आगे जाकर के हम जो है पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चुनाव कराएंगे साथ। तो इससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर धन और संसाधनों की बचत होगी, कि अगर एक साथ चुनाव कराना होगा तो धन और संसाधन काफी बच जाएंगे। क्या है कि केवल जो है ईवीएम मशीन को बढ़ाना होगा, बाकी उतने ही कर्मचारी होंगे, उतना ही बूथ होगा, एक व्यक्ति जाएगा, तीनों को चुनाव दे करके चले आएगा बड़ा आराम से, है ना। वो लोकसभा के लिए चुनाव भी दे देगा, विधानसभा, जैसे उड़ीसा आंध्र में आपने देखा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, तो एक व्यक्ति गया, उसने जो है विधानसभा के लिए भी एक ईवीएम दबा दिया और जो है लोकसभा के लिए दूसरा ईवीएम, तो एक ईवीएम का खर्च बढ़ेगा, बाकी उतने ही खर्च में सारे काम हो जाएंगे। ये तर्क है। ठीक है, अब जो खर्चे की बात हो रही है, जिसको कुछ लोग बड़ा हाइप कर रहे हैं, तो वो क्या है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में केवल निर्वाचन आयोग का जो खर्च था वो बताया जाता है 3,870 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है, केवल निर्वाचन आयोग का ये खर्च मैं बता रहा हूं आपको। 2019 के भी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन कहा जाता है कि कुल खर्च को अगर जोड़ दें और जो संसाधन है, सरकारी मशीनरीज हैं, तो ये 15 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जा रहा है केवल और केवल चुनाव कराने में। भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, और ऐसे देश में अगर जो है एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो काफ़ी पैसे बचेंगे, जिसे विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। ठीक है, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्या कहा जा रहा है? तीसरा कि सत्ताधारी दल प्रत्येक समय चुनावी मोड में रहने के बजाय विकास कार्यों और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा तथा बिना राजनीतिक लाभ हानि की चिंता किए हुए बड़ा फैसला ले सकेगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अब क्या है कि जो दल सत्ता में है, जैसे अभी बीजेपी है, तो हमेशा जो है चुनावों में ही जो सत्ताधारी दल है उसके नेता हैं, तो मंत्री हैं, लेकिन अब पता चला कि यूपी में चुनाव हो रहा है, तो पूरे केंद्रीय मंत्री अपना डेरा कहां डाल दिए? उत्तर प्रदेश में डाल दिए। प्रधानमंत्री पता चला 20-20, 25-25 रैली कर रहे हैं यूपी में,
तो ये काम उनका तो नहीं ना, ये तो उनको आराम से जनादेश मिला 5 साल सरकार चलानी चाहिए। लेकिन चूंकि हर साल चुनाव हो रहे हैं तो सारा जो है प्रशासनिक अमला कहां है, तो चुनाव में व्यस्त है। और केवल सत्ताधारी दल नहीं, उस प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो जिले स्तर के कर्मचारी हैं, सारे लोग व्यस्त हैं। ठीक है, तो ये बात। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक लाभ हानि की चिंता किए हुए बड़े फैसले ले सकेगा कौन? सत्ताधारी दल। अभी आप हमेशा सुनते होंगे बजट आने वाला है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोक लुभावन बजट पेश होगा, ऐसा पढ़ते होंगे। तो हर समय सरकार कोई अगर बड़ा कदम उठाए जिसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखे, शॉर्ट टर्म में वो ठीक ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट दिखे, तो ऐसा कदम सरकार उठा ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अच्छा 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो अभी वो चुनाव हुआ 5 राज्यों में, तब तक पता चला 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कठिन फैसले जो है सरकारें नहीं ले पा रही हैं, सत्ताधारी दल नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा लंबे समय तक चलने वाली आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विकास कार्यों में बाधक है। तो पता चला कि किसी राज्य में भी चुनाव हो रहा है तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कोई भी नई योजना शुरू करनी है, नहीं शुरू कर सकते आप, केंद्र भी नहीं शुरू कर सकता, तो ये प्रभावित हो रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली जो है मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो लेक्चर लंबा हो इसकी चिंता ना करें, मेरी बातों को समझ लें। देखिए, ये जो मुद्दा है, चुनाव के समय सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, आप देखते होंगे नेता एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं, जो है इस तरह का मामला, हिंदू मुसलमान का मामला, जाति बनाम जाति, ये सब चुनाव के दौरान आपको अधिक देखने को मिलती है। तो अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो क्या होगा? तो भाई अगर मुद्दा ये होगा भी तो एक ही बार होगा, फिर 5 साल बाद आएगा। अभी क्या है, एक बार लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, फिर पंचायतों का चुनाव होगा, तो 3 बार चुनाव में जाएंगे, तो ये 3 बार जो है ये मुद्दे उठेंगे। आप समझ रहे हैं ना, सबका बात यही है कि भाई एक बार 5 साल के लिए चुनाव हो गया, अब आराम से जो है दल काम कर रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं, राजनीतिक लाभ हानि की उन्हें चिंता नहीं है। एक बार चुनाव हो गया तो आदर्श आचार संहिता का काम खत्म हो गया, आपको जो योजना जब चलानी है तब चलाते रहिए जो है। और एक बार चुनाव अगर 5 साल में होगा तो सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार में अधिक जो वृद्धि है वो नहीं होगी, या एक बार ही होगी। चुनाव आयोग के लिए यह व्यवस्था सबसे बेहतर है, क्योंकि बिना, तो चुनाव आयोग के लिहाज से अगर देखें, चुनाव आयोग के सुविधा के अनुसार तो यह व्यवस्था बेहतर है उसके लिए। क्यों? चुनाव आयोग के लिए व्यवस्था सबसे बेहतर है क्योंकि बिना अधिक अतिरिक्त संसाधन के वह तीनों लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायतों का चुनाव एक साथ करा लेगा। जैसा कि मैंने बताया, एक व्यक्ति जाएगा, वो तीनों वोट दे देगा, बूथ एक ही चाहिए, सुरक्षाकर्मी उतने ही चाहिए, मतदान कर्मी उतने ही चाहिए, बस ईवीएम को बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। एक ईवीएम जो अभी रख रहे हैं उसके जगह 3 ईवीएम रख दीजिए, तीनों चुनाव जो है निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है एक इसके पक्ष में ये समर्थन है कि विधि आयोग ने 1999 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 170वीं रिपोर्ट, उसमें विधि आयोग ने कहा कि ये जो एक देश एक चुनाव का विचार है, ये जो है ठीक है, अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो विधि आयोग ने अपने 170वीं रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। उसके अलावा 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने भी जो है इसका समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर के ये जो है फायदे गिनाए जा रहे हैं साइमल्टेनियस चुनाव होने के, एक साथ चुनाव होने से इतने फायदे होने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। अब जो है ये तो इसकी मेरिट हो गई, इसके पक्ष में क्या तर्क है, लेकिन विपक्ष में क्या तर्क है वो भी समझ लिया जाए एक एक करके। तो एक देश एक चुनाव के विपक्ष में क्या तर्क है, ठीक है। तो इसे हमने 5 पॉइंट में लिखा है, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता हूं। उस स्थिति में क्या होगा जब लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जब आजादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से, जब चुनाव एक साथ हो ही रहे हैं देश में,
हो रहे थे 67 तक, तो आखिर क्या हुआ कि वो जो है एक साथ होने बंद हो गए? ऐसा क्या हुआ? तो उसका उत्तर यही है कि भैया किसी राज्य की विधानसभा जो है क्या हो गई, भंग हो गई समय से पूर्व ही, तो वहां चुनाव करा लिए गए। 1971 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एक साल पूर्व ही चुनाव करा लिया। चुनाव 72 में होने थे, 71 में ही करा लिया। तो ऐसी स्थिति क्या अब नहीं आ सकती? मान लीजिए अगर हमने तय कर लिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमने तय कर लिया कि एक साथ चुनाव होंगे, तो ये स्थिति तो आ ही जाएगी ना, फिर से नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? उसके लिए आप क्या प्रोविजन करेंगे? मान लीजिए इस देश ने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 13 दिन में गिर गई थी, दूसरी बार बनी केवल 13 महीने में गिर गई थी। मतलब 5 साल में लगभग 1 साल हुआ, 13 महीना। तो फिर 4 साल क्या होगा? क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर जो है संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यह व्यवस्था तो हो सकती है ना, किसी राज्य में पता चला कि एक साथ चुनाव हो गया, ठीक है, कोई राज्य सरकार केवल 2 साल ही चली, भंग हो गई, समर्थन नहीं जुटा पाई सरकार जो है, तो विधानसभा भंग हो गई। तो अब जो है वहां पर क्या व्यवस्था होगी? क्या उसे रोका रखा जाएगा? क्या होगा जो है, ये सारा मुद्दा जो है इस पे भी थोड़ा हम आएंगे इस सब सारी बात करने के बाद। अक्सर चलने वाले चुनाव एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छे ही तो हैं, क्योंकि इससे सत्ताधारी दल जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, अन्ना के आंदोलन में ये बात जो है, लोकपाल के बाद ये भी बात उठ रही थी कि राइट टू रिकॉल, यानी हम जिसे चुने उसे 5 साल के लिए आज़ादी न हो हमारा नेता बने रहने का। हमने सांसद चुना, हमें लगा कि ये सांसद ठीक नहीं है, तो राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार भी हमें दिया जाए। ये कहा गया ना कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, देश में राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हम जिसे चुन दे वो 5 साल एकदम बैठे ना गद्दी पर, हम चाहें तो उसे वापस भी उतार दें। ठीक है, राइट टू रिकॉल। तो ये एक तरह से क्या है, अक्सर चलने वाले चुनाव जो होते हैं ये अच्छे ही तो हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल जवाबदेह बना रहता है। अब 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो मोदी जी हर समय सतर्क रहेंगे। हर समय, हर साल 4-5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, तो प्रधानमंत्री देश का सतर्क रहेगा, वो पार्टी सतर्क रहेगी कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमें चुनाव हारना पड़े। तो सत्ताधारी दल बराबर जनता के प्रति जवाबदेह बना रहेगा, क्योंकि उसे हर समय चुनाव लड़ना है। हुआ ना कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, नोटबंदी पर के विरुद्ध जो विपक्ष ने हंगामा मचाया था, जीएसटी के विरुद्ध हंगामा मचाया था, उस पर जनता ने मुहर लगा दी कि नहीं, मोदी सही थे। ये सब डिबेट आप सुनते हैं ना। तो हर समय जनता के बीच जाना है, हर समय आपकी वैधता जांची जा रही है कि एक बार नहीं कि 5 साल में ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ लिए। हर समय आप चुनाव लड़ रहे हैं और हर समय जो है आपकी वैधता जांची जा रही है कि आप जो है जनता के सामने जा रहे हैं। इसलिए आप जवाबदेह बने रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब 5 साल बाद ही नहीं जाना, आपको तो हर साल जनता के सामने जाना है एक बार। उसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने पर राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, और इसलिए संघीय भावना ये कहती है कि राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं। हम जानते हैं कि हमने अपने जो है संविधान में 3 सूचियां बनाई हैं। कौन कौन सी? तो संघ सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों की अधिकारिता, राज्य और केंद्र की। तो क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग हैं। संघीय भावना कहती है कि ये अलग अलग होने ही चाहिए, लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो क्या दिक्कत होगी? हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। अभी 2019 में चुनाव हुआ, क्या कहा गया?
कि केवल मोदी जी के नाम पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। और ऐसे में अगर मान लीजिए सारे राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ ही 2019 में ही होते, तो आप खुद से बताइए कि क्षेत्रीय मुद्दे जो है एयर स्ट्राइक में कहां उड़ गए होते, कोई नाम न लेता। तो यह खतरा है। और जो 52 से 67 तक चुनाव हुए हैं उसमें पैटर्न भी दिखाया है कि राष्ट्रीय दलों को जो है ज्यादा वोट मिला है, खासकर कांग्रेस को। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने पर राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ेंगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे अगर चुनाव में भारी हैं तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ मिल जाएगा। तो क्षेत्रीय मुद्दे दब गए तो क्षेत्रीय पार्टियां भी दब गई। राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो गए तो राष्ट्रीय दल भी आगे आ गए, ऊपर आ गए। ठीक है, तो यह खतरा है। इसलिए जो है यह कहा जा रहा है कि यह संघीय भावना के, फेडरल स्ट्रक्चर के जो भारत का है उसके विपरीत है। कौन? वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सहमत होंगे? क्वेश्चन मार्क। ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, तो इतने राजनीतिक दल हैं भारत में, क्या वो सहमत होंगे? और उनकी हालत क्या है? राजनीतिक दलों को इस विषय पर तैयार करना तराजू पर मेढक तौलने के समान ही तो है। तराजू पर जैसे मेढकों को तौला नहीं जा सकता, उस तरीके से इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी जो 19 को सर्वदलीय सम्मेलन हुआ उसमें कई दलों ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए लाना चाहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह किसी एक राष्ट्रीय दल का मुद्दा नहीं है, बीजेपी का यह मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर ये साइमल्टेनियस चुनाव होंगे तो वो सारे फायदे हमें मिलेंगे। ठीक है, जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और इसलिए यह राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को कौन समझाए? वो क्या मानेंगे? कई दलों ने विरोध किया, यहां तक कि सीताराम येचुरी ने क्या कहा? सीताराम येचुरी ने कहा कि ये जो है संघीय भावना के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी जो है संसदीय शासन प्रणाली, जो कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा भी है, जैसा कि केशवानंद भारती के केस में 13 जजों ने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या है? मूल स्ट्रक्चर है संविधान का। ठीक है, तो उसको बदल करके भाजपा पिछले दरवाजा से राष्ट्रपतीय प्रणाली शासन शुरू करना चाहती है, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझ लीजिए, सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को ही मैंने इसमें शामिल किया है। यह क्या कहा जा रहा है कि जनता को बार बार चलने वाले चुनाव शायद अच्छे लगते हैं, यही तो समय होता है जब वो खुद को शक्तिशाली या राजा समझते हैं। तो आम जो जनता है उससे जाकर के पूछिए, तो उसे बार बार चलने वाले चुनाव अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि कम से कम 5 साल में 2 बार तो नेता उसके घर पे आते हैं, उससे वोट मांगते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो वो इंपावर महसूस करता है। वो महसूस करता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं ही राजा हूं इस राष्ट्र में, मैं ही इनको जो है बनाऊंगा। और उसके अलावा ये मुद्दा लिखने के लिए नहीं बता रहा हूं, आप जानते हैं किस प्रकार से धन बांटे जा रहे हैं चुनाव में। तो ऐसे एक साथ चुनाव होगा तो 5 साल में 1 बार धन, 2 बार होगा तो 2 बार धन, समझ रहे ना। और अगर विधानसभा में सरकार टिकी नहीं, फिर से इलेक्शन कराना हो गया तो किसी साल 3 बार इलेक्शन। तो ऐसे में ये पैसे वाला मैटर निकाल दीजिए, आपके समझने के लिए मैंने बता दिया। लेकिन बिना इसके भी जनता क्या समझती है? खुद को शक्तिशाली समझती है। जब जो है बार बार चुनाव होंगे तो वो बार बार जो है उसको करेगी। और जैसा कि अभी जेसीबी को लेकर के इस देश में बहुत तेजी से चर्चा हुई, जेसीबी की भाई इतने खाली लोग हैं देश में कि जेसीबी की खुदाई देखते हैं। तो ऐसे में जो है एक मनोरंजन का साधन चुनाव भी है जो है। हालांकि ये लिखने वाला पॉइंट नहीं मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब जो है
एक बात इसकी मैं और आपसे कर लेना चाहूंगा, ठीक है, कि ये जैसे हो रहा है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, ये जो बात हमने की कि राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, तो क्या जो है स्थिति हो सकती है, उसमें क्या किया जा सकता है? तो इसमें कुछ सुझाव, अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा तो क्या क्या मतलब जो है, कुछ इसका उत्तर भी मैं आपको दे देना चाहूँगा। ये केवल प्रश्न ही पूछकर मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसका उत्तर भी मैं आपको दे दूँ कि देखिए, एक चीज़ तो ये तय कर लेना है कि जो है विधानसभा भंग नहीं होगी, 5 साल विधानसभा रहेगी। अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो गठबंधन करे, गठबंधन करके सरकार बनाए, या फिर जो राज्य में सबसे बड़ा दल बना है या केंद्र में लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा दल बना है उसकी सरकार बने, तभी हो सकता है। नहीं तो फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पार्टी को जो है जिम्मेदारी दे दिया जाए कि वो जो है, अगर सरकार नहीं बन पाती है, गठबंधन करके पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो फिर जो है पूर्ण बहुमत का इंतजार न किया जाए, जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसे सत्ता सौंप दी जाए, तभी ये हो सकता है। अब जो है हम बात करें कि अगर ये व्यवस्था वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस चुनावों की व्यवस्था अगर लागू होती है तो भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों को जो है संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को देखते हुए एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या चुनावी खर्च का मुद्दा इतना बड़ा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किया जा सके? लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं? क्या हम इन सबको बदल दें? ये तो संविधान में लिखे गए हैं ना, कुछ सोच कर लिखे गए हैं, तो इन सबको हम बदल दें और केवल जो है इस नाते से कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ पैसा बच जाएगा, आदर्श आचार संहिता का खतरा खत्म हो जाएगा। भाई आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो काम रुक जाता है। तो एक बात तो ये भी नहीं कि आदर्श आचार संहिता में कोई नई योजना थोड़े बंद होती है, अरे कोई पुरानी योजना थोड़े बंद होती है। आप नई योजना नहीं जो है लगा सकते हैं, ला सकते हैं, नई योजना नहीं चला सकते हैं। उसमें भी अगर राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई योजना है तो चला सकते हैं। एक बार निर्वाचन आयोग से पूछ लीजिए, वो रिव्यू कर लेगी कि इसमें आप जो है रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं जनता को, तो वो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विषय महत्वपूर्ण है। क्या विषय है कि चुनावी खर्च बनाम वर्सेस लोकतांत्रिक मूल्य, ठीक है। तो अनुच्छेद 83 में अगर वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो किन किन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83, इसमें क्या है, संसद का कार्यकाल, इसमें संशोधन करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा 5 साल के लिए। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 संसदीय सत्र के स्थगन और समापन की जो व्यवस्था है उसे बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल, आर्टिकल 174 विधानसभा सत्र को स्थगित करना और समापन करना, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इन सब में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लाई जा सकेगी। तो ये कितना मुश्किल है इसमें संशोधन करना, ये भी सुन लीजिए। इसके लिए जो है 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, 2/3 बहुमत होगा तब हो पाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद राज्यों से भी, आधे राज्यों से भी जो है सहमति लेनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। मैक्सिमम क्षेत्रीय पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ये समझते हैं कि ये विषय जो है छोटा नहीं है, और इसलिए जो है उन्होंने ये कहा कि इस पर चर्चा हो, क्या अच्छा रास्ता निकाला जा सकता है, उस तरफ हम आगे बढ़ें। कोई विशेष आग्रह उनका नहीं है, इस पर बातचीत हो, क्या हम इस रास्ते पर जा सकते हैं, ये हम जो है देखें, ठीक है। तो इस प्रकार इस लेक्चर में
बस इतना ही। आप कहेंगे कि कह रहे हैं कि बस इतना ही, लेकिन लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया। लेकिन देखिए, एक चीज़ है कि जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी निश्चित रूप से जो है वो अच्छी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसी के साथ जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और अपना प्रेम हमें लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में जो है दें। आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है, कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।